देखो भैया, यूपीएससी में और स्टेट एग्जामिनेशंस में भी ये दो पेपर आपके होते हैं। पहला क्या है, जनरल स्टडीज पेपर 1 जिसको हम कहते हैं जीएस 1, और दूसरा पेपर आपका हो गया है जीएस 2 या जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2। अभी तक अवधारणा आपकी क्या चली जा रही थी, ये क्या है, सी सैट है, ठीक है। अभी तक अवधारणा क्या चल रही थी कि सी सैट का पेपर, और सी सैट के नाम से ये हुआ भी करता था, ठीक है, कॉमन स्टैटिस्टिक्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका हुआ करता था पहले। अब चूंकि धीरे धीरे जो आपके हिंदी भाषा या हिंदी भाषा छात्र, इसमें सी सैट में क्या होता था, इसमें प्रमुखता रहती थी अंग्रेजी माध्यम की। प्रमुखता क्या थी, अंग्रेजी माध्यम की थी। ज्यादातर क्वेश्चंस ये हम कह सकते हैं कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, जो कॉम्प्रिहेंशंस आते थे, वो बेसिकली किसमें है, इंग्लिश में ही रहते थे, और जो उनका अनुवाद था, ट्रांसलेशन था, वो उतना क्लिष्ट होता था, या हम कह सकते हैं सही प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण हिंदी पट्टी के जो छात्र हैं उनका ये पेपर क्या था, गलत हो जाता था। इसमें माइनस मार्किंग्स तक पाने लगे हिंदी भाषा छात्र, हिंदी छात्र, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती जा रही है, इसमें कुछ बदलाव करने होंगे। तो यूपीएससी ने बदलाव किया, सीसैट के पूरे ही स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया। सीसैट के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया, इसका नाम भी क्या रख दिया गया, सामान्य अध्ययन पेपर 2। और ये सत्यता, या ये हम कह सकते हैं कि सत्यार्थ शब्दों में सामान्य अध्ययन का ही नेक्स्ट लेवल। बस यहां पर आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट पेपर में आप क्या करते हैं कि अपने कंसेप्चुअल लर्निंग को लगाते हैं। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके कंसेप्ट होते हैं, वो आपके कंसेप्चुअल लर्निंग को आप इंटरप्रेट करते हैं, उस कंसेप्चुअल लर्निंग को आप फॉलो करते हैं। यहां पर बेसिकली आपसे अलाउ करता है ये पेपर आपको क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए। क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको अलाउ करेगा कि आप किस विषय पर क्रिटिकली, या हम कह सकते हैं कितना गहरी सोच आप रखते हैं, उस पर ये आपको टेस्ट करता है। दूसरा इसमें क्या है कि आप डेटा इंटरप्रिटेशंस आपकी कितनी है, डेटा इंटरप्रिटेशंस आपके डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं ना, कि आपको एक पूरा पाई चार्ट दे देगा, और उस पाई चार्ट में डिफरेंट आपके डेटा होंगे, फिर उसके बेसिस पे आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। तो वो किस पे आधारित है, डेटा इंटरप्रिटेशंस पे आधारित है। अब इस पेपर का जो जनरल स्टडीज है, इस पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, उसको आप लोग जान लें एक बार। जीएस में आप लोगों ने, सीसैट में आप लोगों ने पढ़ा है भैया स्ट्रक्चर क्या है इस पेपर का, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। तो पहला इसमें आपसे पूछा जाता है, पहला जो आपको टॉपिक इसमें पढ़ना होता है वो है आपकी बोधगम्यता। बोधगम्यता जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। और लगभग पिछले वर्ष इसमें से 25 से 20 क्वेश्चंस आपके बने थे, ठीक है। मतलब इस पेपर में लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपके किससे थे, कॉम्प्रिहेंशन से थे। अगला हम लोग देखते हैं संचार कौशल और अंतर्वैयक्तिक कौशल। दूसरा क्या है, संचार कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल। संचार कौशल इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, और इंट्रापर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी। ये क्या है, यूपीएससी का, हम कह सकते हैं यूपीएससी की ये जान है, यूपीएससी का हार्ट है, जो एक यूपीएससी ढूंढता है एक एस्पिरेंट में, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर संचार कौशल होना चाहिए, उसके अंतर्गत अंतर्वैयक्तिक कौशल होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए।
अभी मैं समझाऊंगा कि इंटरपर्सनल स्किल्स और ये आपकी संचार स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। क्लियर है? फिर लिखिए तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। निर्णय लेना और समस्या समाधान, या जिसको हम कह सकते हैं निर्णयन और समस्या समाधान, और समस्या समाधान। संचार और कौशल से भी लगभग 30 क्वेश्चंस आपके बने थे लास्ट ईयर में, 27 to 38 संचार कौशल और व्यक्तित्व कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बने थे। इसके बाद है नेक्स्ट निर्णय लेना और समस्या समाधान हो गया। फिर है सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, इसमें आपके रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन रहते हैं, अधिक क्वेश्चन नहीं रहते हैं मेंटल एबिलिटी में। मेंटल एबिलिटी के बाद आ जाएगा न्यूमेरिक एबिलिटी या सामान्य संख्यन। इसमें आपसे 10th लेवल का मैथ पूछा जाता है। 10th लेवल 10वें लेवल तक की जो आपकी अप्लाइड मैथ होती है छोटी मोटी, वो आपसे पूछ ली जाएगी, जिसमें आपके परसेंटेज के क्वेश्चन रहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन रहते हैं, लाभ हानि का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा बहुत ज्यामिति का ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स में रहेंगे। अगला है अंग्रेजी भाषा की बोधगम्यता। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की बोधगम्यता। अब देखो अंग्रेजी भाषा की बोधगम्यता, इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 5 वर्षों में कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। ठीक है, इससे रिलेटेड पिछले 5 वर्षों में कोई भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। अंग्रेजी भाषा की बोधगम्यता से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, तो उससे ज्यादा आप लोगों को डीपली जाना भी नहीं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए ये है कि भैया अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आपके लिए जो पैसेज होगा वो आप इंग्लिश में पढ़ोगे, तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो जाएगा। अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो पैसेज को आप हिंदी में ही तो पढ़ोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, तो आपका ये सारी चीजें हो गई, ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया देखो, सबसे पहला हमने कहा कि बोधगम्यता या कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज या कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। क्लियर, पता चल रहा है, पढ़ा है? कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? पैसेज दिया होता है, क्वेश्चन दिए, उसी क्वेश्चन के ऊपर से ढूंढते हैं उसका आंसर। देखो कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज आपको दे दिया, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ टर्म्स हैं उनको देखिएगा। पहला टर्म है निहितार्थ, या ये शब्द किससे बना है? निहित से बना है। इंग्लिश में आप, हिंदी में आपको ये मिलेगा निहितार्थ। ठीक है, दूसरा आपको शब्द मिलेगा assumption। इसको कहते हैं implies। Which one is better? Implies। assumption इसको हम लोग कहते हैं पूर्वाग्रह, और फिर है निष्कर्ष। अवधारणा इसको कह सकते हैं, assumption, अवधारणा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि निहितार्थ का क्या अर्थ होता है। जब आप लोग पैसेज पढ़ लोगे तो उसके बाद बोलेगा कि क्वेश्चन नीचे लिखा होगा, उसमें कुछ एजम्पशंस दिए होंगे
ठीक है, एजम्पशन आपको दे दिए, 2 एजम्पशन या 3 एजम्पशंस दे दिए। उसके बाद बोलेगा कि उपरोक्त में से कौन सा सुटेबल या कौन सा सबसे अधिक निहितार्थ करता है। ठीक है, निहितार्थ का मतलब क्या होता है कि पूरा समायोजन कर लिया। निहितार्थ का मतलब कि जो भी आपको एजम्पशन या जो भी स्टेटमेंट दी गई है उन स्टेटमेंट को किस प्रकार से इंप्लाई करेंगे। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। समझने का प्रयास ऐसे करेंगे कि एजम्पशन क्या, आपको जब भी निहितार्थ के विषय में पूछा जाता है तो आप उसमें प्रॉब्लम या समस्या को पहचानेंगे कैसे। स्टेटमेंट कोई आपको दे दी गई तो उसमें आप प्रॉब्लम या समस्या को कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार से उसका आंसर करेंगे। अब समस्या की पहचान के लिए सबसे पहला हमारे पास काम होता है कि हम क्या करें, उसके आधार की पहचान करें। सबसे पहला काम हमारे पास क्या आएगा कि उसके आधार या उसका जो बेस है। किसी भी समस्या का एक बेस होता है ना, किसी भी समस्या का एक बेस होता है ना, तो बेस का पहचान अगर हम कर लेंगे तो समस्या की पहचान हो जाएगी। इसके लिए कुछ शब्द हैं जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, वो शब्द पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग ये तो डायरेक्टली आप देखकर जो समझ पाएंगे कि ये समस्या है। शब्द है क्योंकि, चूंकि, क्योंकि, चूंकि, के लिए, क्योंकि, चूंकि, के लिए, जैसा कि, जैसा कि, इस कारण से, इस कारण से, इसके द्वारा, जैसा कि, फिर इसके बाद है इस कारण से और अंत में आएगा इसके द्वारा। तो यदि आपके कथन में ये कोई शब्द जुड़े हुए हैं, यदि आपके कथन में ये शब्द जुड़े हुए हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, आधार है हमारी समस्या का। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, आपने कहा कि मैं कक्षा में नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। समस्या क्या थी, कक्षा में ना आ पाना, और उसका आधार क्या था, तबीयत का खराब होना। आधार किससे पता चल रहा है, एक शब्द से पता चल रहा है। तो यहाँ तो डायरेक्टली है जहां पर आप शब्द की सहायता से उसका आधार पहचान सकते हैं। कई जगह पर क्या होता है कि शब्द जो है ये लुप्त होता है। कई सारे कथनों में समस्या भी होगी, आधार भी होगा, लेकिन उसका जो शब्द है जिसकी सहायता से आप पकड़ सकते हैं वो क्या होगा, लुप्त होता है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर बेसिकली आपको इंटरप्रेट करना होगा अपने व्यक्तिगत अवधारणा पर। आपको क्या लगाना होगा, व्यक्तिगत अवधारणा लगानी होगी। ठीक है, व्यक्तिगत अवधारणा क्या होती है कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, इसका डाइवर्सिफाई क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक समस्या है तो आप अपना व्यक्तिगत एक लगाएंगे कि इसके डाइवर्सिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, लेकिन आपको अवधारणा लगानी है, पूर्वाग्रह नहीं लगाना है। अवधारणा लगानी है फॉर बीइंग गुड। हमेशा किसमें, पॉजिटिव मैनर में, पूर्वाग्रह नहीं लगाना। पूर्वाग्रह का अर्थ आप लोगों को पता है, प्रेजुडिस जिसे हम लोग कहते हैं, प्रेजुडाइज। क्या अर्थ होता है पूर्वाग्रह का, बताइए सर, पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है। हिंदी भाषा के छात्र हो और हिंदी का छोटा सा शब्द का अर्थ नहीं पता है सर, प्योर हिंदी में नहीं। एग्जामिनेशन कौन सी लैंग्वेज में दोगे, मेंस का एग्जाम किस भाषा में लिखोगे, हिंदी में लिखोगे हिंदी में ना, तो फिर
हिंदी भाषा आप समझ लीजिए कि ये जो छोटे छोटे इस प्रकार के शब्द हैं, आप लोग यूपीएससी का पेपर उठाकर देखो जीएस का, या फिर जो जनरल स्टडीज पेपर 2 आता है, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, चलो आ ही गया है तो दे देता हूँ। जीएस पेपर 2 का पेपर दिखाता हूँ, उसकी हिंदी किस प्रकार की रहती है। उसमें ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो आप लोगों ने जीवन में कभी पढ़े नहीं होंगे। हाँ, गूगल से ट्रांसलेट करके तो रखा ही जाता। दूसरी बात, जो शब्दावली होती है वो काफी क्लिष्ट शब्दावली होती है, और जब तक आप उन शब्दों का मतलब नहीं जान पाएंगे, उस स्थिति में आप उनको बेटर तरीके से पहचान नहीं पाएंगे। जब अर्थ नहीं पता होगा, मेंस का है, अरे मेंस का जीएस 2 डाउनलोड होगा। मेंस का पेपर भी देख लो, जीएस 2 का इस प्रकार का होता है। आप लोग भाषा देख सकते हैं। हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना, अभी आधे बच्चों को परिसंघवाद ही नहीं पता होगा। संकल्पना क्या होती है इसका अर्थ नहीं पता होगा, कैसे आंसर करोगे? अब देखो लिखा है, हाल ही के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद की सीमा तक असुविधाओं का हल निकाल लेना, इस पर प्रकाश डालिए। आंसर की क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हो? क्वेश्चन की लैंग्वेज का ये लेवल है। दूसरा जैसे सब इसमें पूछा गया है, शिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था की अनुपस्थिति में पंचायतें और समितियां मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी रही हैं, न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचना पूर्वक चर्चा कीजिए। ये भैया लैंग्वेज है पेपर, ठीक है। संविधान को देखो, खाप पंचायतें संविधानेतर प्राधिकरणों, ये नहीं लिखा कि संविधान में उल्लिखित प्राधिकरणों, क्या लिखा है? संविधानेतर, मतलब संविधान में जिनका वर्णन किया गया। ये जीएस पेपर 2 डाउनलोड हो गया, दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा। जी सर, पुराने समय में जो खाने चलिए आ रहे हैं,
यार। आंसर तो पहले आ गई। चलो हाँ, अब बताओ भैया पूर्वाग्रह का मतलब क्या है? वेरी गुड। ठीक है, तो पूर्वाग्रह का मतलब क्या है कि हमारे मन में कोई भी ऐसे विचार बने हुए हैं किसी भी एंटिटी को लेकर या किसी भी परिवेश को लेकर, पहले से जो हमारे विचार बने हुए हैं उनको हम कहते हैं पूर्वाग्रह, या जिसको प्रेजुडाइज कहते हैं। अब ऐसा समझिए कि मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से कोई व्यक्ति बिलोंग कर रहा है, तो उसके विषय में हमारा पूर्वाग्रह क्या है? इसको इंग्लिश नहीं आती हो, इसको एटिकेट्स, बेसिक एटिकेट्स नहीं आते होंगे, गंवार होगा, तो ये क्या है? हमारी उसके विषय में पूर्वाग्रह है। ठीक है, प्रेजुडाइज जो हम कहते हैं। ठीक है, इनसे आप लोगों को बचना है, ये आप लोगों के मन में नहीं होने चाहिए किसी भी अवधारणा को लेकर, क्योंकि देखिए जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह समस्या, या हम कह सकते हैं समस्या के आधार को खोजने नहीं देते, समस्या का आधार हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि समस्या का आधार फिर अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बेसिस पर आप निकाल लेते हैं। तो पूर्वानुमान क्या हो जाएगा? पूर्वानुमान वही चीज है, आगे पूर्वाग्रह सेम, दोनों लगभग एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कक्षा में नहीं आ पाया, अब वो कक्षा में काफी शैतानी करता है, तो उसके विषय में आपने पूर्वाग्रह है आपके मन में कि ये शैतानी वैतानी करता है, तो कक्षा में इसीलिए जो है आज नहीं आया है, और पता चले वो कहीं पे जो है उस किसी प्रॉब्लम में फंसा हो, उसके विषय में समस्या का आधार जब आप निकालेंगे तो समस्या का आधार किसके बेसिस पर निकाल लेंगे? आपके मन में जो उसका एक स्तर बना होगा, जो उसकी बेसिक समस्या है उसको आप नहीं निकाल पाएंगे। तो सिविल सर्विसेज में क्या है? सिविल सर्विसेज में यही चीज है कि भैया हमें क्या करना होता है, हमें आपके पास क्या समस्याएं आएंगी और उस समस्या का आधार खोजना है, और आधार खोजकर आपको क्या करना है? एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। ठीक है, और जब हमें आधार मिल जाएगा, आधार के बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है कि हम धारणा की भी पहचान करें। आधार और निष्कर्ष के बीच में तो जब आपको आधार मिल जाता है, समस्या का आधार जब आपको पता चल गया, ठीक है, जब हमें समस्या का आधार पता चल गया तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, और आधार और निष्कर्ष के बीच का जो चीज होती है उसको हम कहते हैं धारणा। उसको हम क्या कहते हैं? धारणा। यानी कि हमने आधार पता कर लिया और आधार से निष्कर्ष तक पहुंचने के बीच का जो पीरियड है उसको हम कहेंगे धारणा। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, हमने कहा कि भारत के पास S-400 मिसाइल के आ जाने से पाक से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने कह दिया कि भारत के पास S-400 मिसाइल आ जाने से भारत को पाकिस्तान से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक आपका स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में हम ये देखेंगे कि क्या आपका आधार है और इसका निष्कर्ष क्या है और धारणा क्या क्या बन सकती है। तो आधार क्या है कि भारत के पास S-400 मिसाइल है। भारत के पास क्या है? S-400 मिसाइल, और S-400 मिसाइल है इसलिए उसको पाकिस्तान से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो नहीं डरेगा, क्यों? ये क्या है? ये हमारा ये वाला टर्म जो है ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा कि भैया
आप नहीं डर रहे, क्यों नहीं डर रहे? क्योंकि आपके पास S-400 मिसाइल है। अब धारणा क्या है, धारणा क्या बनती है, धारणा क्या बनेगी? धारणा इस प्रकार की भैया देखो, पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ, हमने कहा कि पाकिस्तान भारत के पास S-400 मिसाइल है, अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, तो क्या बन गई धारणा? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है, दोनों ही देश परमाणु शक्ति हैं, पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करेगा तो भारत S-400 से उसको टैकल कर सकता है, मतलब बीच में ही मार सकता है। S-400 बेसिकली क्या है कि भारत का एक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है, जिसके अंतर्गत कोई भी अगर भारत के वायुसेना क्षेत्र में, वायु रक्षा क्षेत्र में आता है तो उसको मार गिरा सकता है, मिसाइलों को मार सकता है, ठीक है। तो S-400 है, रशिया से ये टेक्नोलॉजी शायद आई है, रशिया का ही है S-400। अब देखो, अब धारणाएं क्या क्या बन गई कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा, भारत पाकिस्तान को टैकल कर लेगा S-400 के साथ, साथ ही साथ अब मन में धारणा और बन जाएंगी कि भारत एक दिन में पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। इंडियन आर्मी को बोल दिया जाए तो अगले दिन पाकिस्तान साफ, ठीक है, सुबह तक जो है लाहौर तक झंडा फहरा रहा होगा, सॉरी आपके इस्लामाबाद तक झंडा फहरा रहा होगा भारत का। भारत है, पाकिस्तान है तो छोटा सा ही, ठीक है। और वैसे भी चाइना जैसे दावा करता है वन चाइना पॉलिसी को, भारत किसी दिन बोल दे वन इंडिया पॉलिसी, अगर भारत में व्यापार करना है तो पाकिस्तान को हमारा हिस्सा मानो, ठीक है। और फिर हम भी कहेंगे चाइना की तरह, हम पाकिस्तान पे हमला क्यों करेंगे, तो हमारा ही है। तो चाइना कहता है कि हम ताइवान पे हमला क्यों करेंगे, वो तो हमारा ही है। भारत भी कहने लगेगा कि हम हमला क्यों करेंगे, वो तो हमारा ही है। तो बीच में क्या हुआ, बीच में आपके मन में कई सारी धारणाएं आ गई कि ये चीजें हो सकती हैं। आप अगर कोई भी मान लीजिए आप क्लास में आते हैं तो क्लास में आने से पहले निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचे, क्लास में आ रहे थे, मन में आपके धारणाएं चल रही थी, आज सर ये पढ़ाएंगे, आज सर वो पढ़ाएंगे, ये धारणाएं तो हैं। जब क्लास में पहुंचे तो क्लास में निष्कर्ष मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि आपका आधार और आधार से निष्कर्ष तक पहुंचने का जो बीच का समय होता है वो क्या होती है, धारणा होती है, या हम कह सकते हैं आधार एवं निष्कर्ष के बीच का संबंध ही धारणा, ठीक है। अब देखो एक और उदाहरण इसका देखते हैं। हमने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता, भारत को G20 की अध्यक्षता वर्तमान समय में मिली है, और भारत को G20 की अध्यक्षता भारत के आर्थिक विकास में सहायक होगी, या सिंपल हम कह सकते हैं कि भारत को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने में सहायता करेगी। तो G20 की अध्यक्षता ये आपका क्या है, आधार है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसकी सहायता करेगी, ये आपका क्या है, निष्कर्ष है। इसके बीच में अवधारणा क्या है, इसके बीच की जो आपका धारणाएं हैं ये कई सारी आ जाएंगी कि G20 की अध्यक्षता है, G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करेगा, देशों के साथ में व्यापारिक संबंध, बायलैटरल कमर्शियल रिलेशंस एस्टैब्लिश होंगे। तो ये सभी क्या है, एक धारणाएं पहुंचेगी आपके आधार और इसके बीच में, निष्कर्ष के बीच में। समझ में आ रहा है, दिमाग से बाउंस हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो बेसिकली क्या हमने आधार बताया, आधार और दूसरा क्या है, निष्कर्ष है, ठीक है। और इनके बीच का जो संबंध है उसको हमने क्या कह दिया, धारणाएं। और धारणा जब भी आप बनाएंगे तो धारणा आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल होना चाहिए, फॉर द गुड ऑफ द पीपल होना चाहिए, बिकॉज यू आर preparing for the civil services examination, and civil services examination is all about serving the population or serving the citizens of the country। समझ में आया। सिविल सर्वेंट क्या होता है, एक नौकर होता है ना, और नौकर का काम क्या होता है, सेवा करना, ठीक है। तो सेवा करने के लिए आप अपने पूर्वाग्रह को अलग रखिए, अपनी धारणाओं को पॉजिटिव और वेलफेयर के लिए रखिए। क्लियर है। तो जब भी आप अपने आंसर का चयन करेंगे
तो आंसर के चयन करते समय आप इन चीजों को रखेंगे, यही आपके डिसीजन मेकिंग का प्रमुख अंग बनेंगे। क्लियर है? मोरल वैल्यूज भी हम पढ़ाएंगे कि मोरल वैल्यूज किस प्रकार से आती हैं, किस कौन कौन से एथिकल वैल्यूज आती हैं। बेसिकली वो पार्ट होता है एथिक्स का, ठीक है। लेकिन कुछ मोरल वैल्यू जैसे आपकी गांधीयन फिलॉसफी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा लागू होती है, गांधीयन फिलॉसफी है, विवेकानंद फिलॉसफी है, ठीक है। वैदिक फिलॉसफी भी कुछ पार्ट आता है, मार्क्सिज्म है। थोड़ा थोड़ा आप क्या लेके चलेंगे, क्या बात है, अभी पूछ लूंगा बता नहीं पाओगे, ठीक है। समझने का प्रयास करो, जो ना आए उस पर डाउट पूछो, डाउट पुटअप करो, टाइम दे रहे हो, समय दे रहे हो, समय का यूटिलाइज करो, ठीक है। चलो अगला है अनुमान। अनुमान क्या होता है? अंदाजा लगाना। अगर हम इसको तथ्यात्मक तौर पर देखें तो अनुमान क्या है? अनुमान तथ्य और निष्कर्ष का सम्मिलित रूप है। अनुमान क्या है? तथ्य और निष्कर्ष का सम्मिलित रूप है। अब देखो आप लोग किस प्रकार से बिना क्वेश्चन देखे आंसर दे पाएंगे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस में। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस में किस प्रकार से आप बिना क्वेश्चन देखे आंसर दे पाएंगे, यानी कि आपने केवल और केवल क्या देखा? ऑप्शंस देखा और ऑप्शंस देख के ही आप लोग आंसर कर पाएंगे। कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट है जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या ना करना है। पहला काम आपको ये नहीं करना है, कोई भी ऐसा टर्म है, कोई भी ऐसा टर्म आता है जिसमें की बात हो रही हो शोषण की, जिसमें कि किसकी बात हो रही हो? शोषण की बात हो रही है, तो उस ऑप्शन को आपको चूज ही नहीं करना। उदाहरण देता हूं, देखो क्वेश्चन के हिसाब से उदाहरण देते हैं। देखो समझने पहले तो शोषण को समझ लें, शोषण कितने प्रकार का होता है और क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी। शोषण क्या है? 3 प्रकार का शोषण होता है। पहला आपका होता है आर्थिक शोषण, दूसरा होता है आपका मानसिक शोषण, और तीसरा आपका होता है शारीरिक शोषण। आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण, ये आपके 3 प्रकार के शोषण हैं। इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, एक ये है चिंटू है, ठीक है, और इधर साइड में ये चिंटू की गर्लफ्रेंड है। कितना लग रही है? चलो ठीक है। तो भैया ये जो है दोनों लोग बढ़िया से कपल हैं, दोनों बढ़िया से आराम से रहते हैं। एक दिन इसका सिलेक्शन हो गया आईएएस में, ये बन गई आईएएस, चिंटू रह गया बेचारा। तो इसकी बोली इससे कि चलो मैं आईएएस बनी हूँ, मैं तुमको क्या दूंगी? पार्टी दूंगी, चलो मैं आपको पार्टी देती हूँ चल के आईएएस बनने की खुशी में। तो ये इसको ले गई बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना बना खिलाई। अब ये बताइए कि इस कंडीशन में इसका शोषण हुआ कि नहीं हुआ? इस कंडीशन में क्या हम कहेंगे इसका शोषण हुआ कि नहीं हुआ? शोषण हुआ है। कौन सा शोषण हुआ है? इसका आर्थिक शोषण हुआ है। इसका कौन सा शोषण हुआ है? आर्थिक शोषण। देखो शोषण का मतलब क्या होता है?
आर्थिक शोषण का मतलब होता है धन में कमी आना, रिड्यूस होना, भले ही अपने खुशी से लेके, ठीक है, अपनी खुशी से लेके, लेकिन आर्थिक धन में तो कमी आई, रेस्टोरेंट गई तो उसको पैसा देना पड़ा ना, पैसा किसका गया, इसका गया, तो इसका आर्थिक शोषण यहाँ पर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आर्थिक शोषण यहाँ पर हुआ। फिर जो है अब आईएएस वाईएएस वाला जो एक उसमें समझ लिया, ऐसे समझो। दूसरा चीज, अब इसने कहा कि मिलने आओ, लड़के ने, ये कह रही है कि नहीं मुझे अभी नहीं मिलना, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी आईएएस बनी नहीं है, ठीक है, मुझे तैयारी करनी है। ये कह रहा है नहीं मुझे तो मिलना है। भैया इसने क्या किया, उसको मेंटली हैरेस किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, फिर उसको ले गया रेस्टोरेंट और उसी से बिल दिलवाया। तो कितने प्रकार का शोषण हो गया। आप देखो इसकी मर्जी नहीं है, ठीक है, ये स्वयं, या हम कह सकते हैं कि अपनी इच्छा के, ये क्या है, इसकी इच्छा के विरुद्ध है। ये क्या है, इसकी इच्छा के विरुद्ध है, तो इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो इसका मानसिक शोषण भी है और साथ ही साथ आर्थिक शोषण भी है। नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे तो 2 थप्पड़ कर दिए, तो क्या हो गया, शारीरिक शोषण भी आ गया उसमें। 3 प्रकार के शोषण आए समझ, कि आपका आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर गर्ल के साथ हो रहा है, ये लड़के के साथ भी हो सकता है, ठीक है, वाइस वर्सा। चलो एक्सप्लॉयटेशन समझ में आया। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, और 4 उसमें क्वेश्चन को इस प्रकार से देखिए, ऐसे लिख लो, आप जिले के ऐसे लिख लो, लिखो नहीं, ऐसे समझो। देखो क्वेश्चन ये है कि बेसिकली आप क्या हैं, आप जिले के मजिस्ट्रेट हैं, आप जिले के मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट के पद पर आसीन हैं, और जिले की जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती है वहां पर चीनी की कमी है, चीनी की सप्लाई में कमी है, सप्लाई में क्या है, कमी आ जाती है, और उसी समय पर आपके मित्र की बहन की शादी है, बहन की शादी है, और गवर्नमेंट का रूल है कि बेसिकली सप्लाई की कमी में प्रत्येक परिवार को 30 केजी चीनी ही आवंटित की जानी चाहिए। ये उस समय पर इंप्लीमेंट कर रखा है गवर्नमेंट ने रूल की, इस समय पर चीनी की कमी होने के कारण 30 केजी चीनी ही आवंटित की जानी चाहिए। आपके प्रिय मित्र की शादी है, उसी समय पर आपका मित्र आपके पास आता है, क्योंकि आप क्या है, वहां के मजिस्ट्रेट है, डीएम है, आपके पास आपसे काफी उसको क्या है, आशाएं हैं, तो वो कहता है कि इस महीने मुझे 30 की जगह 50 किलो चीनी का आवंटन कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है कि आप सख्ती से मना कर देंगे, पहला ऑप्शन क्या था, आप क्या करेंगे, सख्ती से मना कर देंगे कि भैया हो ही नहीं पाएगा, खत्म। दूसरा आपने कहा कि आप उसे 50 केजी चीनी का आवंटन कर देंगे। तीसरा हमने कहा 50 केजी चीनी का आवंटन कर देंगे। तीसरा आपने कहा कि सरकारी दिशा निर्देशों को, सरकारी निर्देशों के अनुसार उसे समझाकर 30 किलो, जितना जितना बेसिकली सरकारी दिशा निर्देशों में है, तो आप उसको समझाकर 30 किलो चीनी उसको प्रदान कर देंगे। और चौथा ऑप्शन है
कि आप उससे कहेंगे, कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूं। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, बेसिकली मतलब यही है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूं। ठीक है, तो 3 आपके पास आ गए कि पहला इसने कहा कि आप सख्ती से मना करते हैं। सख्ती का मतलब क्या है? आप उसे सही चीज कह रहे हो। मना करने का मतलब कि आप ये कहोगे कि नहीं 50 किलो नहीं दे पाएंगे, आप 30 किलो है तो 30 किलो ही ले जाओ। सख्ती से मना कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं। दूसरा आपसे कहा कि आप उसे 50 किलो चीनी का आवंटन कर देंगे। ये ऑप्शन तो आपके लिए डायरेक्टली क्या हो गया? खत्म हो गया, बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या है? सरकारी निर्देशों के अनुसार उसे समझाकर 30 किलो चीनी उसको दे देंगे। आप उससे कहेंगे कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज निकल के आएगी कि अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि आप उसे 50 किलो चीनी का आवंटन कर देंगे। तो जो हमने फैक्टर बताया आप लोगों को, किसका? शोषण का फैक्टर बताया, क्या यहाँ पर लागू हो रहा है? हाँ, कैसे लागू हुआ? वेरी गुड। ठीक है, तो किसका शोषण हुआ? जो अगला लाभार्थी है। ठीक है, क्योंकि चीनी की कमी है जिले में, तो जो अगला लाभार्थी है उसका क्या हो रहा है? उसका कहीं ना कहीं शोषण होगा। तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सिरे से खारिज। जहां पर शोषण आ गया वो ऑप्शन आपको लेना ही नहीं है, खत्म कर देना है। अब देखो एक और चीज हम आपको बताएंगे, लेना क्या है? साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद एक डिप्लोमेटिक किस तरह से आपको गो टू हेल कह देगा और चले भी जाओगे और आप उस चीज को समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, इतना प्यार भरे लहजों में कह देगा आपसे। यही डिप्लोमेसी होती है, यही इंटरप्रिटेशंस होते हैं, समझ रहे हैं? तो साम दाम दंड भेद, साम का मतलब क्या है? प्रेम पूर्वक। तब भी ना बात बने तो अर्थ से या पैसे से, फिर क्या है? दंड से, उसके बाद भेद। भेद का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे? लोगों में फूट डाल देंगे। भेद, भेद का मतलब फूट डाल देना। ठीक है, भगवान श्री राम, लेकिन ये सभी किसके लिए? फॉर गुड पर्पस। ये साम दाम दंड भेद का जो पर्पस होना चाहिए, प्रोसेस एंड पर्पस शुड बी गुड। इसमें समझिएगा कि प्रोसेस और पर्पस, अंग्रेजों वाला प्रोसेस और पर्पस नहीं, श्री राम वाला प्रोसेस एंड पर्पस। ठीक है, प्रोसेस एंड पर्पस शुड बी गुड। जैसे भगवान श्री राम जो थे, कभी गुस्सा आता नहीं था, लगातार मेहनत कर रहे थे, ये समुद्र से कह रहे थे रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, दे ही नहीं रहा था। उठाया धनुष और बोले, विनय मानना मानत जलद नहीं, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होत ना प्रीत। ठीक है, तो श्री राम ने क्या किया? अपना धनुष उठा लिया दंड देने के लिए। जब उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा कि नहीं मानोगे, रास्ता दे दो, नहीं माना, उठा लिया धनुष। ठीक है, तो ये दंड देने का तो प्रोसेस और पर्पस क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, साम दाम दंड भेद समझ में आ रहा है? अगला जो हमने कहा कि भैया सबसे पहले क्या करना है? प्रेम पूर्वक। तो जब भी कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देता है जिसमें प्रेम की बात कही जा रही है, तो आप पहला उसको क्या करेंगे? तवज्जो देंगे। सबसे पहले आप उसको अप्लाई करेंगे कि भैया प्रेम पूर्वक ये काम हो। तो ऑप्शंस आपके क्या थे? ऑप्शंस आपके थे, जैसे आप अगर ये कहें कि सख्ती से मना कर देंगे, तो ऑप्शन तो आपका ये भी सही है, यहाँ पर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
और दूसरा आपने कहा कि सरकारी निर्देशों के अनुसार उसे समझाकर 30 किलो चीनी, लेकिन दोनों में से सूटेबल कौन है? तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात करी गई है? यहाँ पर बात करी गई है प्रेम पूर्वक या साम की। ये ऑर्डर है, पहले साम फिर दाम फिर दंड फिर भेद। दाम की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये उसमें चला जाएगा, दंड और भेद की बात करेंगे। क्लियर है? अगला देखो टर्म चौथा, इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। चौथा क्या है? आप उससे कहेंगे मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूं। ऐसे व्यक्ति को यूपीएससी चाहता ही नहीं है। ठीक है? क्यों नहीं चाहता है? यूपीएससी बेसिकली आपसे क्या चाहता है? यूपीएससी आपसे चाहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम कह सकते हैं जिम्मेदारी तथा जवाबदेही। अरे भैया, जब आप मजिस्ट्रेट हो, जब आप डीएम हो, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं? आपके हाथ में तो इतनी पावर है, 30 किलो के आप 100 किलो भिजवा सकते हो। ठीक है? लेकिन चूंकि अपनी पॉलिसीज के दायरे में रहना है, तो आप ये नहीं कह सकते हो। जनता से आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन आपके पास सीसैट के पेपर में आता है जिसमें कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी ना हो, उस टर्म को आप डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे कि भैया ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये सिविल सर्विसेज की वैल्यूज में ही नहीं है। दूसरा क्या है? रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हो गया। फिर है करप्शन। करप्शन आपको नहीं लेना है, या फिर रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अगर आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आपके ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन को आप चूज कर लो। क्लियर है? तो हमने क्या क्या निकाला? एक तरफ हमने रखा था जो हमें अपने आंसर में नहीं लेने हैं और जो हमें अपने आंसर में लेने हैं। पहला हमने क्या रखा कि शोषण या एक्सप्लॉयटेशन, शोषण को हमें अपने आंसर में नहीं रखना है। दूसरा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार या करप्शन, इसको भी हमें अपने ऑप्शंस में नहीं रखना है। रखना क्या है? सबसे पहला हमने बात करी कि रखना क्या है आपको? साम दाम दंड भेद। और साम दाम दंड भेद के लिए हमने बताया कि प्रोसेस एंड पर्पस शुड बी गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है? फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के, या हम कह सकते हैं जन कल्याण के लिए होना चाहिए। ठीक है? जन कल्याण के लिए होना चाहिए। तीसरा चीज आप इसमें क्या लेंगे? समय प्रबंधन। यदि आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कि समय प्रबंधन की बात करी गई है, टाइम मैनेजमेंट की बात करी गई है, ठीक है? क्या है? टाइम मैनेजमेंट की बात करी गई है। यूपीएससी देखो जो वैल्यूज आपसे आप में चाहता है, एक सिविल सर्वेंट में जो वैल्यूज चाहता है वही आपसे क्वेश्चंस में ढूंढता भी है। ठीक है? तो अगर टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है तो आप अपने ऑप्शन को चूज कर लोगे। फिर हमने कहा कि टीम वर्क, कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए एक सभा के गठन की बात हुई और आप उसके चेयरमैन हैं। ठीक है? एक सभा का गठन किया गया, जिला स्तरीय सभा का, समिति का, और जिला अधिकारी जो है बेसिकली उसका क्या होता है? चेयरपर्सन होता है। तो उसके अंतर्गत बात करेगी कि आप अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट हैं उनसे किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, उनसे आपका इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी होंगी। तो ऐसी स्थितियों में बेसिकली अब समिति क्या करती है? समिति टीम वर्क पर आधारित होती है। अगर आप टीम वर्क करेंगे तभी तो चल पाएंगे। एक व्यक्ति अगर सारी चीजों को हैंडल कर लेगा तो बंटाधार हो जाएगा। ठीक है? तो टीम वर्क जहां पर भी आएगा आप उसको लेके चलेंगे। करप्शन नहीं लेना है, टीम वर्क को लेना है। और
एक और लिख लीजिए, हेल्पिंग एटीट्यूड फॉर वीकर सेक्शन, हेल्पिंग एटीट्यूड फॉर वीकर सेक्शन। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी अधिकारी आयोग से आते हैं उनमें बड़ा जील होता है, उनमें बड़ा लोगों को भलाई करने का एक रहती है अंदर, क्योंकि वो सब पढ़ के आते हैं। और जो प्रोन्नति पाकर आते हैं, जो धीरे धीरे एक स्तर से दूसरे स्तर पे, तीसरे स्तर पे प्रोन्नति पाकर आते हैं, वो अंत तक आते आते इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि उनका काम करने का मन नहीं होता है। वो चेयर पे बैठे रहते हैं, योजना आती है, पेपरों पे चलती रहती है, क्रियान्वयन उसका नहीं होता। ठीक है। और जो आयोग से डायरेक्ट डेप्यूट होके आते हैं, उनके अंदर एक जील होता है, उनके अंदर एक भावना होती है कि हम करेंगे, ले जाएंगे। ठीक है। तो हेल्पिंग एटीट्यूड फॉर वीकर सेक्शन, इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई व्यक्ति आता है, कोई निर्णय लेने के लिए आपके पास आता है, कोई समस्या, और उस समस्या में एक व्यक्ति जो है वो आपका स्ट्रांग है, या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, और दूसरा व्यक्ति क्या है, इकोनॉमिकली वीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं क्या है, पक्ष देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इकोनॉमिकली या हम कह सकते हैं वीकर सेक्शंस की तरफ आप हेल्पिंग एटीट्यूड रखेंगे। क्लियर है? अब देखो, एक जैसे साम दाम दंड भेद में, भेद की अगर हम बात करें तो भेद किसके बीच होगा, जिनके बीच मित्रता होगी। अच्छा, मित्रता का आधार क्या होता है? मित्रता का आधार क्या होता है? किसी व्यक्ति से हमारी मित्रता क्यों होगी, क्यों दोस्त बनाएंगे? आदान प्रदान। देखो, मित्रता के दो आधार होते हैं। पहला है आपका सेम इंटरेस्ट, और दूसरा है आपका फिलोसॉफिकल। या हम बेसिकली कह सकते हैं आइडियोलॉजी, विचारधारा। तो या तो हमारे इंटरेस्ट मिलते हो, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, वाले इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट का मतलब एक दूसरे से काम है। ठीक है। एक व्यक्ति को कार्य चाहिए, दूसरे व्यक्ति के पास कार्य है, तो उन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपकी विचारधारा मेल खाती हो। जैसे दो व्यक्ति आपस में हैं, उन दोनों की विचारधाराएं मेल खा रही हैं, वो दोनों आपस में फ्रेंड्स हो जाएंगे। क्लियर है? आ रहा समझ में? और इन्हीं दो चीजों को आप क्या, अगर इन्हीं दो चीजों को अल्टर कर दें, इन्हीं दो चीजों में कंफ्लिक्ट ला दें, तो आपका भेद उत्पन्न हो जाएगा, दोनों के बीच में फूट पड़ जाएगी। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी आंसर करते समय आता है काम। अगला क्या है, एक और चीज इसमें लिख लीजिए, फोकस ऑन सॉल्यूशन। फोकस ऑन सॉल्यूशन, समाधान परक। हमेशा आपको किस पे, देखो भारत में क्या प्रॉब्लम, हमें बताइए, हम समाधान करेंगे। कुछ नहीं, तो उससे क्या पूछते हैं? देखो भैया, हमने कहा कि समाधान परकता होनी चाहिए। समाधान परकता क्या, भारत में क्या है, समस्याएं बहुत सारी हैं। There are lots of problems in India. हमारे पास बेरोजगारी की समस्या है, हमारे पास बढ़ती जनसंख्या की समस्या है, कई सारी आपकी डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी कई प्रकार की समस्याएं भारत में हैं। सिविल सर्वेंट का काम क्या है, उन समस्याओं का समाधान खोजना। ठीक है। आपको पता चले कि डीएम बना दिया गया,
और डीएम बनाते ही आपके समय में आपके शहर में बाढ़ आ गई, आपका शहर जो है बाढ़ग्रस्त हो गया। अब ऐसी स्थिति में आप बाढ़ बाढ़ चिल्ला रहे हो। बाढ़ तो क्या है? बाढ़ तो समस्या है और उसका समाधान आपको खोजना है, इसीलिए आपको शहर का डीएम बनाया गया है। आंसर लिखते समय भी बच्चे ये करते हैं। भाई एग्जामिनर क्या है? एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढता है कि ये समस्या का समाधान दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बाढ़ग्रस्त इलाके में यदि आपको डीएम बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो बच्चा क्या करता है कि हम क्या करते हैं, बाढ़ के बारे में बताने लगे। पहले तो लिखेंगे कि बाढ़ क्या होता है, ठीक है, बाढ़ क्यों आती है, पिछले साल किन किन राज्यों में बाढ़ आई थी, क्योंकि उसने पढ़ा वही है। उसने क्या है, यही तथ्य तो पढ़े हैं कि किन राज्यों में पिछले वर्ष बाढ़ आई है, उससे कितने संपत्ति का नुकसान हो गया, बिहार में कोसी नदी के कारण बाढ़ आती, वो सारे तथ्य जितने उसने पढ़े हैं सब लिख देगा। तो ये तो प्रॉब्लम को और आपने बढ़ा दिया, आपने उसका समाधान कहां बताया। तो यूपीएससी आपसे ये उम्मीद रखता है कि आप क्या हो, आप सॉल्यूशन पर फोकस करें, आप समस्या के समाधान को बताएं, ठीक है। तो जब भी आपसे ऑप्शन में समस्या के समाधान के विषय में पूछा जाएगा या समस्या का समाधान का जिस्ट रहेगा तो वहां पर आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे। क्लियर है? सबसे पहला आप क्या करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे कि इस तथ्य या हम कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के जरिए किसी का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, शोषण तो नहीं हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि भैया ये आपके नीति परक चीजों में सटीक बैठ रहा है। साम दाम दंड भेद हमने बताया, ठीक है, तो उसमें सटीक बैठ रहा है। साथ ही साथ प्रोसेस जो आपकी होनी चाहिए वो वेलफेयर ऑफ द पीपल्स होनी चाहिए, सॉल्यूशन पर आपको फोकस करना है। ये सभी चीजें आप अपने निर्णय को लेते समय रखेंगे। बाकी कुछ मोरल वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यूज थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो वो धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। खैर जितना मैंने आपको बताया उससे आप अपना पीसीएस और यूपीएससी का पेपर आराम से दे पाओगे, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, बाहर मिल जाएगा जितना मैंने आज बताया है, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक आज का है इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों को मिला के लगभग 45 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल से यूपीएससी के सीसैट में। इसको आप लोग मैं भेज दूंगा, इसको डाउनलोड आप लोग करके देख लीजिएगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अपनाई गई गरीब की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों। ऑप्शंस पे ही आप लोग ध्यान देंगे और पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत भी नहीं। पहला ऑप्शन पूछ रहा है इसके बारे में थोड़ी उलझन है कि कौन सी चीजें गरीबी रेखा को बनाती हैं। क्या ये ऑप्शन हम लोग लेंगे? दूसरा है ग्रामीण और शहरी गरीब की दशा के बीच बहुत अधिक असमानताएं हैं। तीसरा कह रहा है आय निर्धनता मापने का कोई एक समान विश्वव्यापी मानक नहीं है, यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। तो बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए? देखो इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल भी है कि गरीबी की गणना की क्रिया पद्धति के बारे में बताया गया। तो क्रिया पद्धति बेसिकली किस पर आधारित होनी, जितने भी आपके अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए उन्हीं पर आधारित रखेंगे। पहला जैसे बात कर रहे हैं इस बारे में उलझन है कि कौन सी चीजें गरीबी रेखा को बनाती हैं, तो इसको हम मानेंगे भारत में गरीबी रेखा का अपना एक मॉडल है।
पढ़ना क्या कहते हैं उसको, मेहलनोबिस मॉडल, ठीक है। भारत में गरीबी रेखा का गणना तो मेहलनोबिस मॉडल के आधार पर ही की जाती है, जो जिसमें इसके द्वारा की गई थी, जेल के एक दिन के खर्चे के बराबर, ठीक है। यानी कि अभी बताएंगे, याद आता है। अब दूसरा क्या है, ग्रामीण और शहरी गरीब की दशा के बीच बहुत अधिक असमानताएं हैं। आय निर्धनता मापने का कोई एक समान विश्वव्यापी मानक नहीं है, ये भी खत्म। यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। ये भी ग्रामीण और शहरी गरीब की दशा के बीच में बहुत सी अधिक समानताएं हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं क्या, ये देखिए पहले, नहीं एक ही है। ये पेपर हम डाउनलोड कर देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा और पिछले 10 साल के पेपर आप लोग देख लीजिएगा अवश्य। लगभग पिछले 10 साल के पेपर सीसैट के आप लोग देख लीजिए और उनको एकदम रट डालिए, ठीक है। आप लोग जब देखो सीसैट केवल और केवल प्रैक्टिस से ही आएगा। सीसैट का कोई लिमिटेड आपका कोर्स नहीं है, फैक्चुअल नॉलेज उसमें नहीं लगनी है। उसमें आपके जैसे संचार और कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसका तो पर्टिकुलर है कि आप संचार के क्वेश्चन पढ़ लिए, इंटरपर्सनल स्किल्स पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि डिसीजन मेकिंग का बताओ, तो डिसीजन मेकिंग में कोई भी आपका ऐसा, जितना ज्यादा आप सीसैट को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने। आपको क्या करना है, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, तो जितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है उतना क्वेश्चन बनाइए, बाकी के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारे बच्चे इसीलिए फेल हो जाते हैं, जो हिंदी पट्टी के छात्र हैं वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि सीसैट में उनके माइनस मार्क्स चले जाते हैं और GS1 में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि आपका माइनस मार्किंग ना होने पाए, आप ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके जो भी आंसर्स होंगे वो आंसर आपके प्रिसाइजली होने चाहिए और सटीकता से होने चाहिए। जितने ज्यादा सटीक आंसर होंगे उतना ही आपके लिए लाभ मिलेगा। अगला देखिए, हम बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल या अंतर्वैयक्तिक संबंध। अंतर्वैयक्तिक कौशल या अंतर्वैयक्तिक संबंध। अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल स्किल। हाँ बताओ भाई, अंतर्वैयक्तिक संबंध, कभी ये टर्म सुना है, इंटरपर्सनल स्किल? हाँ हाँ बताइए। तो अंतर्वैयक्तिक, देखो हम कहाँ पर रहते हैं, हम कहाँ पर रहते हैं, हाँ बाथरूम, कहाँ रहते हैं, घर में। और घर कहाँ पर है, पृथ्वी पर, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितनी मासूम हो तुम बेटिया, सही में। तो चलो भैया, देखो मानव है, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, मानव जो है, मानव कहाँ पर रह रहा है, मानव है एक समाज का हिस्सा। इसका हिस्सा है, एक समाज का हिस्सा है, एक सोसाइटी का हिस्सा है। और समाज में क्या है, समाज की अवधारणा क्या कहती है, यह समाज का अगर हम डिफाइन करें तो समाज क्या है, समाज है लोगों से बना हुआ। समाज किससे बना है, पीपल से बना है, और इन पीपल
पीपल के बीच क्या है, अंतर संबंध है, ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अंतर संबंध है कि नहीं, आपस में एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, यही समाज की अवधारणा बनती है। और जब अंतर निर्भर करते हैं, अंतर संबंध है, तो इनके बीच क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए भाई, कम्युनिकेशन होना चाहिए। सिंपल भाषा में हम कहें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकने में क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, यदि हमें आपको कोई बात समझानी है तो यहां से मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को समझ पाए। आप यदि कोई बात कह रही हैं तो मैं आपकी बात को समझ पाऊं। यही क्या होता है, यही अंतर वैयक्तिक संबंध होता है। जब दो व्यक्ति, एक ये चिंटू है और दूसरा ये मिंटू है, ये दोनों आपस में अगर कम्युनिकेट करेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। अब ये संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं कि या तो मित्रता हो सकती है, या तो पारिवारिक संबंध हो सकता है, पारिवारिक संबंध हो सकता है, इसके साथ साथ आपके बिजनेस रिलेशंस हो सकते हैं। भाई समाज में रह रहे तो बिजनेस रिलेशंस भी तो होंगे। ठीक है, आपके काम जहां पर आप कर रहे हैं वहां पर आप कुछ रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच में अपनी बात को पहुंचा सकने का जो स्किल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल स्किल बोलते हैं। और यूपीएससी एस्पिरेंट में इंटरपर्सनल स्किल्स का होना मस्ट है। ये क्या है, ये मस्ट स्किल है, ये आपके अंदर होनी ही चाहिए। क्योंकि भैया जब आप जिले के जिला अधिकारी बनोगे, आप जब सिविल सर्वेंट बनोगे और आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाओगे, तो ऐसी स्थिति में आपके जिला अधिकारी होने का क्या फायदा। और साथ ही आपको बात को केवल और केवल लोगों तक नहीं, अपने सबऑर्डिनेट तक भी पहुंचानी है, अपने ऊपर बैठे अधिकारियों तक भी पहुंचानी है, और उनसे किस प्रकार से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं, आप किसी मीटिंग में चले गए, किसी ब्लॉक स्तर पर कोई मीटिंग है, वहां पे जिला अधिकारी को जाना पड़ा और अचानक से वहां पर क्या हो गया कि तितर बितर भीड़ होने लगी। ऐसी स्थिति में आप कैसे अपने आप को संप्रेषित कर पाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों तक किस प्रकार से आप अपनी बात को पहुंचा पाओगे ताकि वो शांत हो सके। या आप किसी क्षेत्र के एसपी हैं और वहां पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, अकर हो जाती है, उसमें आप कैसा संप्रेषण यूज करोगे, क्या कम्युनिकेशन स्किल आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मस्ट है एक सिविल सर्वेंट के लिए। यहां तक समझ है नहीं, बताइए। इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल कैसे संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है। अभी हम कम्युनिकेशन स्किल पे पहुंचे नहीं, समझो। अच्छा, इंटरपर्सनल स्किल हमने क्या बताया, हमने जो समझा सर अपनी बात हाँ, जो आप समझे भाई, आपने ये समझा कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाना, यही क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल होती है, अंतरवैयक्तिक संबंध होता है। अब अंतरवैयक्तिक संबंध स्थापित कैसे होगा, आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, कैसे पहुंचाएंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू, संचार के थ्रू पहुंचाएंगे। समझ में आ गया। और संचार, एक देखो दो शब्द हैं यहाँ पे और दोनों की इंग्लिश कम्युनिकेशन ही है। एक है संचार और दूसरा है संप्रेषण। एक है संचार और दूसरा है संप्रेषण। ठीक है, देखो इतना समझो कि इंटरपर्सनल स्किल क्या है, कि अपनी बात को पहुंचाना, उसके लिए जो टूल आप यूज करते हैं, मेथड आप यूज करते हैं, वो है कम्युनिकेशन, संचार। ठीक है, और संप्रेषण, देखो इंग्लिश में दोनों को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है तो बता रहे हैं। संचार, इंटरपर्सनल स्किल सभी को क्लियर है, कोई ऐसा जिसको अभी भी कोई डाउट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरपर्सनल स्किल हो गया, अब हम बात करते हैं संचार की। ठीक है, आपको अपनी बात किसी तक पहुंचानी है तो आप क्या करोगे, संचार एक माध्यम होता है जिससे आप अपनी बात को पहुंचाते हैं।
ठीक है। दूसरा हमने टर्म बताया कि संप्रेषण है। अब आपने क्या कहा, देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, द्विपक्षीय होता है। द्विपक्षीय का मतलब क्या है, एक लिसनर होगा एक आपका होगा कम्युनिकेटर, सेंडर और दूसरा क्या होगा, रिसीवर। ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके द्वारा किसी कम्युनिकेशन को शुरू किया, इसके द्वारा क्या हुआ, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक डेटा या एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचाई गई। इसने कहा, इससे कोई बात कही, अब ये व्यक्ति उस बात को समझ भी रहा है, इसने उस बात को क्या किया, समझा, और समझने के साथ साथ उसको रिप्लाई भी किया, उसका फीडबैक भी दिया। उसका क्या दिया, फीडबैक भी दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक साइकिल आपका बन गया। और जब ये साइकिल बन जाता है, व्यक्ति समझकर उसका फीडबैक देता है, तो ऐसी में हम कहते हैं क्या, संप्रेषण। क्या कहते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। संचार क्या होता है कि संचार में मान लीजिए सेंडर ने अपनी इंफॉर्मेशन को भेजा, इसने देखा, समझ भी गया, लेकिन फीडबैक नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं किया, तो संचार तो स्थापित हो गया लेकिन संप्रेषण स्थापित नहीं हुआ। क्लियर है। दूसरा हम लोग कहेंगे कि संचार हमेशा क्या होता है, चक्रीय होता है, साइकिल इन नेचर होता है। सॉरी, संप्रेषण जो है हमेशा चक्रीय होता है, साइकिल इन नेचर होता है। क्वेश्चन अगर आपसे बना कि संप्रेषण किस प्रकार का होता है, नीचे दे देगा, द्विपक्षीय होता है, त्रिपक्षीय होता है, चक्रीय होता है, तो आप क्या लिखेंगे, चक्रीय होता है, द्विपक्षीय भी होता है। कम से कम इसमें दो पक्षों की जरूरत पड़ती है। क्लियर है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। चलिए अब लिखो, अंतरवैयक्तिक कौशल के घटक। पहला लिखिए, प्रभावी शाब्दिक संप्रेषण। प्रभावी शाब्दिक संप्रेषण, प्रभावी शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों लिख लीजिएगा, शाब्दिक और अशाब्दिक। ये संचार कितने प्रकार का होता है बताने की जरूरत है, वो मतलब जो माध्यम होता है कितने प्रकार का होता है वो बताने की जरूरत है। शाब्दिक अशाब्दिक संकेतों के माध्यम से, ये तो आप लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा ही होगा ना, कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो भैया, हमने बात करी संचार, तो संचार पहला हमने कहा कि कैसा होता है, वर्बल होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसा होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे जो कम्युनिकेशन वर्तमान समय में हम कर रहे हैं, वर्बल, बोलने के माध्यम से, लिखित माध्यम से, जो वर्बली हो। ठीक है। दूसरा हमने कहा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है कि जिसमें वर्बली यूज ना किया जाए, या हम कह सकते हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसे ही आपका शाब्दिक और अशाब्दिक कम्युनिकेशन होगा, शाब्दिक और अशाब्दिक संचार होता है। क्लियर है। अगला लिखिए, अच्छा श्रोता। अच्छा श्रोता, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। जैसा आपने सुना भी होगा, एक अच्छा वक्ता तभी हो सकता है जब उसके अंदर लिसनिंग स्किल्स हो। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता
हो सकता है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला क्या है हियरिंग और दूसरा है लिसनिंग। एक है हियरिंग और दूसरा है लिसनिंग। दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ क्या है? सुनना। अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ की बात करें, सिंपल ट्रांसलेशन करें, तो दोनों का अर्थ क्या होता है? सुनना होता है। लेकिन दोनों का मर्म अलग अलग है। और मर्म कैसे अलग अलग है? हियरिंग में बेसिकली क्या हुआ कि मैंने कोई बात कही, सुन तो ली, लेकिन उसको समझ नहीं पाए, उसको हम कहते हैं सुनना। या आप लोगों ने कोई बात सुनी, उसको सुना और निकाल दिया, इस कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, वो होता है सुनना। और लर्निंग क्या होता है कि जब आप सुनकर उसको इंटरप्रिटेट करके उसको समझ लेते हैं, तो होता है लिसनिंग। ठीक है? जो भी बात आपसे कही जा रही है, आज तो कर लेंगे 10 मिनट और। जब भी हम किसी बात को समझ लेते हैं, सुन के समझ लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस काहे की है? लिसनिंग की प्रोसेस है। क्लियर है? तो आपको अच्छा श्रोता। दूसरा आगे लिखिए, प्रश्न पूछने की योग्यता। प्रश्न पूछने की योग्यता। आपके अंदर क्या है? प्रश्न पूछने की योग्यता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, क्लास में बैठे हैं चुपचाप, और जैसे रामायण का पाठ हो रहा हो उसी प्रकार से सुनते जा रहे हैं और अंत में निकल गए, चाहे समझ में आ रहा हो चाहे ना समझ में आ रहा हो। लेकिन इस भय में प्रश्न नहीं पूछा कि 4-5 लोग बगल बगल बैठे हैं, वो खिलखिला पड़ेंगे। ठीक है? या इस भय में नहीं पूछा कि हम जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं हो सकता हो वो काफी क्या कह सकते हैं, हाँ, इजी हो, आसान हो सकता है कि मुझे ना समझ, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो, इस डर से नहीं पूछ रहे। तो आप में प्रश्न पूछने की योग्यता भी होनी चाहिए। ये भी एक कंपोनेंट है आपके इंटरपर्सनल स्किल्स का। साथ ही साथ नेक्स्ट देखिए, शिष्ट व्यवहार और समस्या समाधान क्षमता। शिष्ट व्यवहार, समस्या समाधान क्षमता। फिर है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिस पाथ पर हम चल रहे हैं, लाइफ में जो हम कर रहे हैं, कम से कम अपने बारे में तो अवेयर हो। आसपास के लोगों के बारे में अवेयर नहीं हो सकते तो स्वयं के बारे में अवेयर हो सकते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद देखिए जिम्मेदारी एवं जवाबदेही। जिम्मेदारी एवं जवाबदेही, सामाजिक जागरूकता। जिम्मेदारी एवं जवाबदेही, सामाजिक जागरूकता, कि आपके आसपास कोई भी गलत कार्य हो रहा हो तो उसके प्रति आप जागरूक हो, उससे किस प्रकार से निवारण हो सकता है, उससे किस प्रकार से समस्या का समाधान हो सकता है, इसके विषय में आप सोचें। जैसे आपकी गली मोहल्ले में हो सकता है कि सीवेज की समस्या है, चौक हो गया है सीवेज, रोजाना उसी से अपनी गाड़ी निकाल के जा रहे हैं, कई सारी जाते समय छींटे पड़ती हैं, आते समय छींटे पड़ती हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में समाज के प्रति आप जागरूक हैं। और अगला टर्म जो हम लोग है इसमें अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, पहल करना, पहल करने की क्षमता। तो आपके इंटरपर्सनल स्किल में आपके अंदर पहल करने की क्षमता भी होनी चाहिए। पहले कौन करे? पहले कौन करे? जागरूकता तो पता है, समस्या भी पता है, समाधान भी पता है, अब इसलिए नहीं सामने आ रहा है कि पहल कौन करे, पहले कौन आगे जाए। तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए। किसी भी समस्या कोई आपको नजर आती है, जैसे कि जो आपके जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको एक पावर होती है सुओ मोटो की पावर। क्या होता है?
सुओ मोटो की पावर होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतः संज्ञान। क्या कहते हैं? स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान क्या है कि समाज की किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी भी इशू को कोई भी न्यायाधीश डायरेक्टली अपने कोर्ट में ला सकता है, उसको कहते हैं सुओ मोटो। ठीक है? चाहे उसको कोर्ट तक पहुंचे ना पहुंचे, वो अपना गली में चलता हुआ जा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम दिखी तो वो कहेगा ये मेरे कोर्ट में लेके आ जाना, और साइन करके दे दिया। उसकी इतनी पावर है कि वो पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उसके कोर्ट में जाके उपस्थित हो जाते। ये पावर है न्यायाधीश की, सुओ मोटो कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आज रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कम्युनिकेशन को और अंतर जाएंगे। जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, इसका कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा बहुत संचार के बारे में और पढ़ लें, ताकि क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाएं, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।